चलो भैया, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट शुरू होगा, रिफ्लेक्शन खत्म, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कर लेना सब लोग। दूसरी चीज़ आप सुन लो ध्यान से, देखो सिर्फ 10-12 दिन बचे हैं, देखा जाए तसल्ली के तो, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, चुका, हाँ ठीक है। 20 दिन मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास 20 दिन है, उस हिसाब से अब जो होगा तुम्हारा हर एक दिन छोड़ के तुम्हारा टेस्ट होगा। एक दिन साइंस का, ठीक है, साइंस का बोला सब्जेक्ट वाइज वो लेंगे, चैप्टर वाइज लेंगे, ठीक है। किस किस तरह से, वेडनेसडे से शुरू होगा। वेडनेसडे को तुम लोगों का टेस्ट होगा उसका रिफ्लेक्शन का, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। एमसीक्यू होगा, टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, घर पे बैठ के देना है तुम लोगों को आराम से, ठीक है। एमसीक्यू होगा पूरा पूरा, और रिफ्लेक्शन का टेस्ट मतलब लगभग 7 से 8 के आसपास तुम्हारा टेस्ट मिलेगा। 1 घंटे में करके सबमिट कर देना तुम लोगों को। सुबह भैया? शाम को 7 बजे करीब मिलेगा, आराम से टेस्ट देना। और भैया देख लो, जितने आराम से, जितने सही तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूँ, ना कोई टॉपर होगा इसमें, ऐसा नहीं कि भैया जो अच्छा मार्क्स लेगा उसको टॉप मिलेगा, ना कोई फेल वाले को डांट पड़ेगी। तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन टेस्ट है। तुम्हें अपनी तैयारी देखने की, तुम्हें अपना तैयार चैप्टर कितने लेवल पे तुम्हारा तैयार है, इस हिसाब से तुम्हें तैयार करना है। ईमानदारी से टेस्ट देना, क्लियर है वाली चीज़। एग्जाम में मार्क्स कम आए उससे तो बेटर है यहाँ पे मार्क्स कम आ जाए, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी कमी कहाँ पे रह रही है। मान लो अभी तो तुमने चिटिंग करके चैप्टर दे दिया, तुम्हारे हिसाब से उसमें आ गए 18 नंबर 20 में से, तो तुम्हारे दिमाग में ये रह जाएगा कि मेरे इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स आए थे, तो यानी इस चैप्टर मेरा तैयार है। लेकिन वो अगर तुम्हारे चिटिंग करके मार्क्स आए हैं तो तुम्हें धोखा मिलेगा वहाँ पे एग्जाम्स में। एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आएगी, तुम्हारे यहाँ पे तो तुम्हें लगा कि पेपर तुम्हारा तैयार है, एग्जाम में ले जाओगे वहाँ पे तुम्हारा तैयार नहीं होगा, खाली रह जाओगे। तो बेटर यही है, आराम से दो, जितना दे सकते दो, जितना नहीं हो पा रहा छोड़ दो पेपर, टाइम वेस्ट मत करना और अपना पढ़ना शुरू कर देना, क्लियर है। उसके बाद ये मिलेगा करीब 7 या 8 बजे, टाइम एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, 7 या 8 बजे के आसपास मिलेगा। 30 क्वेश्चन होंगे लगभग, 30 क्वेश्चन का मतलब 30 मिनट और 35 मिनट आराम से लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। उसके बाद ये भैया ऑप्शनल है, अब जो मैं बता रहा हूँ, इसी पेपर को डिस्कस करेंगे रात को 10 बजे के बाद, लगभग 10 और 10:30 के बाद। सुन लो ध्यान से, 10 या 10:30 बजे के आसपास इसका होगा डिस्कशन। जो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है वो ऑनलाइन अटेंड कर लेना, बाकी वीडियो में वो करूंगा, इसके रिकॉर्ड करूंगा, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। तुम लोगों को जो भी टेस्ट में डाउट आएंगे इस वाले में, वो मुझे व्हाट्सएप कर देना कि ये डाउट है, वो सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगा 10:30 के बाद, ठीक है, डेली रात को। ये वाला टाइम है, सुबह को जल्दी नहीं कर सकता। 3 से 4 मतलब 4:15 से 5:15 तो तुम्हारा टाइम है ही, 4:15 to 5:15 तुम्हारा नॉर्मल पढ़ाई चलेगी, 7 to 8 तुम लोगों का चलेगा टेस्ट, और 10:30 या 10 बजे के आसपास ये टाइम वेरी करेगा, डेली का अलग अलग रहेगा। जिस हिसाब से मैं फ्री होऊंगा उस हिसाब से मैं लूंगा क्लासेस में, उसमें रहेगी तुम्हारी 1 घंटे या पौन घंटे की डाउट सेशन टाइप पे। जिसको डाउट ऑनलाइन पूछना हो ऑनलाइन पूछ लेना, जिसको डाउट अगर क्या कहते हैं भेजना हो व्हाट्सएप पे करके वो व्हाट्सएप पे देख लेना, फिर बाकी वीडियो रिकॉर्ड होगी यूट्यूब पे बाद में देखते रहना इसको, क्लियर है। इस तरह से तुम्हारा लगभग 3 घंटे का चलेगा। वेडनेसडे को तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन का होगा, फिर थर्सडे को कुछ नहीं होगा, फिर फ्राइडे को तुम्हारा होगा मैथ्स का। मैथ्स का कोई एक चैप्टर ले लेंगे हम लोग। मैथ्स का कौन सा चैप्टर लेंगे हम लोग, इसमें लगा लेते हैं हम लोग जल्दी से, ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं इसके नाम पर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे हम लोग इसका, ठीक है। फ्राइडे को क्या हो जाएगा आपका, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं अभी स्कीम बना के दे दूंगा तुम्हें 1 हफ्ते की। फिर उसके बाद सैटरडे को कुछ नहीं होगा, संडे को फिर से होगा, संडे को क्लास भी होगी अब तो, ठीक है। संडे को फिर से इवनिंग में तुम्हारा एक टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट देना, 7 से 8 टेस्ट देना, शाम को 10 साढ़े 10 बजे के डाउट सेशन होगा, तो अपने उस समय डाउट्स पूछे। फिर से आपका ट्यूसडे को होगा एक टेस्ट। इस तरह ट्यूसडे में तुम्हारा केमिस्ट्री का होगा, चैप्टर 1 वो वाला क्या बोलते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। आज शाम तक या कल तक मैं तुम्हें स्कीम दे दूंगा, जिससे तुम लोग अपना आराम से तैयारी कर लेना, और तैयारी इसी हिसाब से करना जैसे तुम्हारे स्कूल के या फिर बोर्ड्स के एग्जाम होंगे। ये नहीं कि ठीक है ट्यूशन का टेस्ट है, काम चलाओ देख लेते कितना तैयारी हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। टेस्ट में ये नहीं है कि अब तुम्हारे बोर्ड्स में टाइम मिलेगा, बोर्ड्स में टाइम नहीं है। अपनी तैयारी करो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो, जल्दी से खत्म करो, फिर टेस्ट दो, क्लियर है वाली चीज। 1 घंटा ट्यूशन है, स्कूल देख लो, जितना जाना जाओ, नहीं जाना कोई बात नहीं, मत जाओ, घर बैठो आराम से। प्रैक्टिकल वगैरह जिसके हैं वो अलग बात है, अगर कंपलसरी नहीं है स्कूल जाना, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है तो स्कूल मत जाओ भैया, घर पे बैठो। थोड़ा सा स्कूल जाने के लिए 4-5 घंटे आपके बेकार जाते हैं, इससे तो घर पे बैठो तैयारी करो। जिसका दूर स्कूल है वो तो और समझ लो 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का लग जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बेटर यही है, तैयारी करो घर पे बैठ के, सुबह को थोड़ा जल्दी उठना शुरू करो, रात को देर तक पढ़ो। 1 महीने की बात है, आज से लिखा जाए ठीक और ठीक 1 महीना है पूरा खत्म होने में, 12 तारीख तक है तुम्हारे, 11 तक तुम्हारे एग्जाम्स खत्म है। 1 महीने की बात है, आराम से मस्ती से पढ़ते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
मोबाइल वाइल थोड़े से दूर कर देना, पबजी वगैरह, फ्री फायर या काउंटर स्ट्राइक जो भी होते हैं अलग अलग गेम्स तरीके के, टिकटॉक, जिली विल्ली, ठीक है, और इंस्टा, ये सब जो भी होता है ये थोड़ा सा साइड रख के, ठीक है, दोनों के लिए बता दें, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, ठीक है। स्नैपचैट वगैरह सब लोग दूर रखना, स्ट्रीक बाद में बनाना, अब तो मुझे भी पता चल गया स्ट्रीक होता है सब कुछ, ठीक है, ये सब बाद में करना। 1 महीने के बाद आराम से पढ़ लो बैठ के, ठीक है। इसकी मेरी तरफ से तैयारी का, उसके बाद भी जिसको कोई डाउट रहता है तो भैया सुबह का टाइम इस पर फ्री होगा, थोड़ा बहुत कभी कभी फ्री होता है, वो बता देना कि भैया मुझे ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ इसमें डाउट है। चैप्टर पूरा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ आपके चैप्टर के डाउट्स लूंगा, पूरा समझाने के बस की बात नहीं है। जो चैप्टर नहीं आ रहा उसका डाउट्स पूछ ली कि भाई ये वाली चीज़ कैसे होगी, वो टॉपिक में समझा दूंगा। वो सुबह का टाइम खाली होता है, कभी 10 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है, उस समय ऑफलाइन कोशिश तो ये रहूँगा कि ऑफलाइन आना, उसमें समझ लेना, ठीक है। वो भी डेली नहीं होगा, कभी कभी होगा। इस तरह से अब तुम लोगों पे टाइम मिलेगा थोड़ा सा, बात समझ में आ रही है। अब ये लगा लो 1 महीना पूरा मेजर पोर्शन मेरे पास है तुम लोगों का, मतलब साइंस और मैथ्स एक तरह से, मतलब पीसीएम में बात करूँ, साइंस और मैथ्स मेरे पास है, ठीक है। ये आप समझ लो। कंप्यूटर जिसके पास है वो ऐसे मजे में हो जाएगा, कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं पड़ता। अगर तुम लोग सही में पढ़ रहे हो तो पता चलेगा कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा कंप्यूटर। हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा रहेगा आपका, उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू कर देना। यही 4 सब्जेक्ट जो आपको मेनली देखने हैं, ठीक है। साइंस मैथ्स मैं देख लूंगा, इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटर, वो इंग्लिश हिंदी और एसएसटी वो तुम लोग अपने हिसाब से देखो। जैसे मैंने अपना रूटीन बना दिया तुम लोगों के लिए, ऐसे तुम लोग अपना रूटीन बना दो। एक दिन तो मैं टेस्ट ले रहा हूँ, एक दिन तुम अपना खुद एक अपने घर पे टेस्ट रख लो किसी भी और चैप्टर का, जब मतलब किसी और सब्जेक्ट का एसएसटी रख लो, मान लो एक दिन एसएसटी रख लिया, एक दिन इंग्लिश रख लिया, एक दिन आपने हिंदी रख लिया। इस तरह से आप पूरा हफ्ता एंगेज कर लो। क्लियर है वाली चीज? सर मेरा टेस्ट हर किसी को देना भैया, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। क्लियर है? ऑनलाइन टेस्ट होगा, हाथ और मार्क्स भी पता चल जाएंगे, वो सब फीड रहेगा उसके अंदर, ठीक है। उसकी कोई टेंशन नहीं, एक मिनट रुकना, इस चीज का सब लोग ध्यान रखना। हाँ भैया, ये कुछ इस तरह से चलेगा, बताओ सर में आता है कि नहीं आता? और भैया मैं फिर बोलूंगा, ईमानदारी तुम्हारे लोगों के हाथ में है, जितना ईमानदारी तरीके से तुम लोग देते रहोगे उतना फायदा रहेगा तुम लोगों को, ठीक है। चीटिंग करके मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मुझे तो ये लगेगा कि बच्चा अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। अगर बुरा चलेगा तो मैं बता दूंगा भैया कहाँ पे क्या क्या डाउट्स में, किस किस चैप्टर में तुम्हें मेहनत की जरूरत है। ईमानदारी से देना, 2 नंबर आए या 4 नंबर आए, यहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर बोर्ड में कम मार्क्स आ गए तो प्रॉब्लम वाली बात है। क्लियर है वाली चीज? सबको तुम भी दे देना टेस्ट, नहीं कि तुम्हारा एग्जाम नहीं है तो देना। हाफ ईयरली चल रहे हैं। हाफ ईयरली चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाफ ईयरली ज्यादा दिन के नहीं, 4 दिन का होंगे, उसका दे देना। 18 तक गया है। हाँ तो 18 का दे देना, हाँ, तो परसों 18 के बाद। 1 हफ्ते बाद दे देना, हाँ। ठीक है। ठीक है भैया। और यूपी बोर्ड का और कोई बच्चा? तुम्हें सब सीबीएसई वाले, तुम्हारा सीबीएसई में आता है ना? हाँ सब सीबीएसई वाले ना, ठीक है। तो क्या हाँ, तो ये चीज है भैया, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अभी के लिए स्कीम, मतलब स्कीम का मतलब 2-3 डेट्स तो नोट कर लो। वेडनेसडे की डेट क्या हो जाएगी आपकी? 10 ऑफ कौन सी? नवंबर। 10 नवंबर को क्या है आपका? रिफ्लेक्शन पार्ट का सिर्फ, ठीक है। फिर आपका 10th का कौन सा जाएगी? 12 नवंबर, वो किस, उसका क्या हो जाएगा आपका? ट्रिगोनोमेट्री। और फिर भैया 14 नवंबर जो कि संडे है, उस दिन आपका किसका हो जाएगा? आपका या आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ट्यूसडे नहीं, ये वेडनेसडे फ्राइडे संडे, हाँ ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। फिर आपका ये तो 16th होगा, 16th ऑफ नवंबर को क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्शन। बात समझ में आती है? 16 नवंबर को क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से चलेगा। और हो सका, क्योंकि मुझे बीच में और सब्जेक्ट के भी, मतलब 12th के भी टेस्ट लेने हैं, अगर बीच में टाइम मिला आगे जाके तो हम लोग डेली आपका टेस्ट रख देंगे। क्लियर है? मैथ्स का कब है? 2nd को है ना? और 2nd को साइंस का स्टार्टिंग में मेरा ही है ना, बस ठीक है, छुट्टी का हाँ, इस तरह से मेन चैप्टर शुरू कर देंगे। और फिर इसके बाद में जो मैथ्स का लेंगे, हाँ भैया 18th को मैं बता देता हूँ, अभी से तैयारी कर लेना है। 18th नवंबर को जो टेस्ट होगा वो उसका होगा तुम्हारा, 2 चैप्टर ले लो मैथ्स में 2 चैप्टर निपटा ले, स्टैट्स और
भाई स्टैट्स नहीं आ रहा, नहीं आ रहा? प्रोबेबिलिटी एंड एरिया, वो सबसे लास्ट में प्रोबेबिलिटी वो इजी है, एंड प्रोबेबिलिटी का टेस्ट की जरूरत नहीं है एंड में। इसके अंदर कर लो तुम लोग ट्रायंगल और वो ले लो एरिया। लीनियर इक्वेशन कर लो भैया। इसको घर पे बैठ कर तैयारी करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और मैं पॉलिनोमियल्स भी ले लो फिर उसमें। इसके साथ नहीं यार, ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लियर है वाली चीज? इस तरह से आपको चलेगा। और हो सका इसके बाद फिर कंटिन्यूअस। ओ क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद हो सका तो फिर कंटिन्यूअस आपका टेस्ट लेने शुरू कर देना। क्लियर है वाली चीज? थोड़ा सा भैया तुम लोगों को भी मेहनत की जरूरत है, मैं भी मेहनत करूंगा, मिल बांट के काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी जगह केमिकल का ले लेना और केमिकल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। सबका 7 से 8 लगभग 7 बजे के आसपास वो टाइम, मतलब शाम को ही मिलेगा आराम से, 7 बजे के बाद ही मिलेगा। 6:30, 7, 7:30 कुछ भी टाइम मिल सकता है वो, ठीक है। कर करा के सबमिट कर देना, छुट्टी काम खत्म। ओके सर। ओके चलो भैया रिफ्लेक्शन पार्ट शुरू करते हैं, नोट कर लो इसको। हाँ भैया ऑनलाइन वाला आप लोगों को समझ में आ रही है वाली चीज? कुछ बच्चे बड़े कम आते हैं भैया, ध्यान रखना। इधर सब ये जो इधर भटनागर जितने भी हैं, हाँ 2 नवंबर की क्लास ली थी, हाँ उसकी वीडियो बना लिया, अपलोड भी कर लिया, शेयर नहीं कर दिया, शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो भैया हाँ नहीं तू नहीं, तेरा भटनागर में होता, लाकड़ी वालों की बात कर रहा था ये, ठीक है। सिद्धार्थ, खासकर सिद्धार्थ भाई थोड़ा आराम से अब डेली करना, डेली लेना। और कौन है, मैं नाम ही ले देता हूँ 2-3 बच्चों के। सिद्धार्थ हो गया, और कौन ले देता हूँ इसमें, देव चलो रेगुलर है थोड़ा बहुत, ठीक है। समाज भी रेगुलर है, यहाँ तो सब है, भव्य है, कौन है, आदित्य, ठीक है। चलो हाँ भैया यहाँ सब है, तुम भी अब थोड़ा सा रेगुलर हो जाना, यहाँ तो सब रेगुलर है ही, ठीक है। और वो एक सिद्धार्थ वाला नहीं आया, वो तो मजे ले रहा है एकदम फुल ऑन। चलो भैया शुरू करते हैं आगे का, रिफ्रैक्शन शुरू करते हैं। देखो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कैसे जाएगा वो समझते ध्यान से। मैंने पहले बताया था रिफ्लेक्शन में तो हम लोग शीशा देखते हैं, शीशा जिसमें शक्ल दिखती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, आर पार कांच जो होता है, ठीक है, जैसे पानी जैसे ग्लास है, वो सब क्या हो जाता है आपका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है आपका, पासिंग ऑफ लाइट from one medium to another medium, from passing of light from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अगर एक ही मीडियम में यहाँ से आई लाइट और इसी मीडियम में वापस आ गई तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन में एक हवा में आई है तो हवा में जाएगी। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, हवा से आती है और कांच के अंदर घुस जाती है, हवा से आती है और पानी के अंदर चली जाएगी, हवा से आएगी और ग्लिसरीन के अंदर चली जाएगी, अलग अलग डायमंड के अंदर, इन सब चीजों में जाती है। लेकिन जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसमें हवा से आती है और हवा में ही चली जाती है, ठीक है। ये चीज होती है। तो रिफ्लेक्शन के आगे पढ़ते हैं, एक मिनट इंक डाल लेता थोड़ी सी। हाँ भैया रिफ्रैक्शन के अंदर आपका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होती है, पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और यहाँ पे जो 2 मीडियम होते हैं, 2 मीडियम में जो डिफरेंस होता है वो क्या हो जाता है आपका, एक होता है रेयरर मीडियम और एक हो जाता है आपका डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब क्या होता है, हल्का, और एक वाला मतलब क्या होता है, भारी मीडियम। जैसे हल्के में क्या बात कर सकते हैं, एयर, एयर के रेस्पेक्ट में भारी सब है, वाटर भी है,
ग्लास भी है, ग्रीस तो ट्रांसपेरेंट नहीं होता भाई, ठीक है, ऑयल भी है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बोलता, ग्रीस बोल रहा था, ठीक है चल गया, ठीक है, डायमंड, एयर के रेस्पेक्ट में ये सब क्या आपके डेंसर है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, तो रेयरर कौन सा, डेंसर कौन सा है, रेयरर क्या हो जाएगा आपका वाटर, और डेंसर क्या हो जाएगा आपका ग्लास। वाटर आपका हल्का होता है, ग्लास का होता है आपका भारी होता है। क्लियर है वाली चीज। इसमें भी वही चीज होती है, इसके दो लॉ होते हैं, एक तो ये हम बना देते हैं, ये जो रे ऑफ लाइट आएगी ये क्या कहलाएगी आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस जगह क्या बनाएंगे हम लोग नॉर्मल। इस बार लाइट ऐसे नहीं जाएगी बल्कि वो ऐसे जाएगी। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो क्या हो जाती है आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ खिसक जाती है। अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो लाइट क्या हो जाएगी आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब क्या है, मतलब लाइट को जाना था ऐसे, ये लाइट आई, ये नॉर्मल बनाया हम लोगों ने, लाइट को ऐसे जाना था, सीधे 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 ऐसे जाना था। लेकिन अगर ये वाला मीडियम भारी है, ये वाला मीडियम जैसे मान लो कांच है, तो ये लाइट कहाँ हो जाएगी नॉर्मल के पास आ जाएगी, ऐसे न जाके कैसे जाएगी इसके पास आ जाएगी। और अगर ये लाइट मान लो ये आपका आ गया ऐसे, अगर ये आपका क्या आपका एयर है और ऊपर क्या आपका वाटर है, मतलब कहां से आ रही है, डेंसर है ऊपर और नीचे क्या रेयरर, डेंसर से रेयरर में आ रही है, तो ये लाइट क्या हो जाएगी थोड़ा दूर यहाँ पे पहुंच जाएगी। भैया ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है, नहीं आया, किसको नहीं आया, आ गया, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम बेसिक में है। क्या बोला मैंने, अगर डेंसर से रेयरर आ रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, रेयरर से डेंसर, तो लाइट ऐसे आई, जाना था उसको एकदम ऐसे करके, लेकिन वो ऐसे ना जाके कैसे चली जाएगी इसके पास आ जाएगी। जाना था सीधे, लेकिन क्या हो गया वो नॉर्मल के पास आ गई, ठीक है। जाना था इसको सीधे, लेकिन वो क्या हो गया नॉर्मल से दूर चली गई। ये इस तरह से आपके होते हैं। साइलेंट कर लो इसको प्लीज। हाँ इधर समझो ध्यान से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये क्या कहलाता है अवे द नॉर्मल। ये इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। इसमें बताओ मीडियम 2 ज्यादा भारी है कि मीडियम 1 ज्यादा भारी है? मीडियम 2 आपका ज्यादा डेंसर है और मीडियम 1 आपका लाइटर है, हल्का है वो। क्लियर है, क्योंकि वो नॉर्मल के पास आई है। जहाँ पे नॉर्मल के पास आ जाते हैं वही क्या हो जाता है, मीडियम भारी हो जाता है। हाँ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं वीडियो देखता कोई बात नहीं। हाँ क्लियर है, घर ही जाएगा। नहीं भैया अकेडमी जाता है, वो मेडल था ना मेरा नेशनल में, तो अखबार के लिए फोटो खींची, मैं खींच के दे दूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। लेकिन इसका फिर अपना थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान लगाना इसका, ठीक है। जल्दी निकल, नहीं तो डिस्टर्बेंस होता रहेगा। आजा यहाँ तक नोट कर लो, जिसको जो भी नोट करना है। ओए जल्दी निकल, हो गया ऐसे जिग कैमरा बचा के नाश्ते। चलो ठीक है, एक तो गया, अच्छा लगा। पहले चला जाता है यार, सीट खाली रहती, पहले चला जाता। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? हाँ भैया। अब बात करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी मैंने काफी 2 दिन लगाए थे इस पे, आज भी ऐसे करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इस पे थोड़ा बहुत है लंबा टॉपिक, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा आता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ऐसे नहीं कि न्यूमेरिकल बहुत लंबा चौड़ा आएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा। समझना थोड़ा ध्यान से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। देखो भैया ये लाइट कितना बेंड करेगी, मान लो यहाँ पे आपका क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से नोट कर लिया सबने।
मान लो ये एयर है और ये क्या आपका वाटर है। ये क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और ये वाली रे क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं है यहाँ पे क्या जाएगा आपका? रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल कहलाता है। क्लियर है वाली चीज? अब मैंने बोला यहाँ पे एक ये है, ठीक है, ये भी एयर है और ये कोई और मीडियम है। ठीक है, इंसिडेंट रे और ये क्या कहलाएगी आपकी? रिफ्रैक्टेड रे। देखो भैया ये तो पक्का है, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर आती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है। देखो कितना पास में आएगी, जैसे ये तो बहुत ज्यादा पास आ गई, ये थोड़ा कम पास आई। ठीक है, तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि आपका कोई भी लाइट कितना बेंड करता है। एबिलिटी ऑफ अ लाइट टू बेंड, द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium, from one transparent medium to another transparent medium, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगी, उसकी कितनी बेंडिंग होगी, वो हमें किससे पता चलता है? मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला साइन आई अपॉन साइन आर, एक तो ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है? स्पीड ऑफ लाइट, अगर यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है n1 एक फॉर्मूला क्या बनेगा? n1 अपॉन n2। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? v2 अपॉन v1। तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? एक और बन जाता है, था या यही था? ये है इसके 3 फॉर्मूले। क्लियर है वाली चीज? अब ये सब कैसे कैसे है, ये तो हमें बताता है लाइट कहां से कहां गई। अगर n1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से 2 में गई है लाइट, 2 से 1 में। तो लाइट कहां से गई है? 2 से 1 में गई है, सॉरी। हाँ ठीक है, अगर मैंने ये लिखा है NWG तो मतलब लाइट ग्लास से वाटर में आई है। क्लियर है वाली चीज? NWG लिखा है तो इसका मतलब लाइट कहां से आई है? ग्लास से वाटर में आई है। बोलेंगे क्या इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोलते हैं हम लोग, ये है इसको। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? NW अपॉन NG। आगे अगर W ऊपर है, देखो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम उसके अंदर क्या होती है? स्पीड होती है। जितना भारी, हवा के अंदर स्पीड ज्यादा होगी या ग्लास के अंदर स्पीड ज्यादा होगी? हवा के अंदर स्पीड ज्यादा होती है, ग्लास के अंदर स्पीड कम होगी। बात समझ में आती है? जितना भारी भारी मीडियम होता रहता है उतना ज्यादा क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम होती रहती है। तो अगर NW ऊपर है तो इसकी स्पीड कहाँ लिखी रहेगी? नीचे। VW नीचे लिखा रहेगा और VG कहाँ लिखा रहेगा? ऊपर। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोला गया हम लोगों ने? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया। और इज इक्वल्स टू में क्या रहेगा? साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाते हैं। मेन जो फॉर्मूला है एग्जाम में जो आपका काम आने वाला है वो बस इतने वाला पोर्शन है। NW अपॉन NG इक्वल्स टू VW अपॉन VG, या फिर ये भी हो सकता है NG अपॉन NW इक्वल्स टू VG अपॉन VW। अगर सिर्फ इतना ही यूज करना है तो आगे पीछे घुमा फिरा के कैसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये दे रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो भैया थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन कर देना। अब होगा क्या? एक तो पहली चीज हमेशा समझना कि ये वाला फॉर्मूला कैसे भी लगा सकते हो अगर सिर्फ इतना यूज करना है। क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.3। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाता है आपका? हाँ 1.3 इंटू 10 की पावर 8। भैया स्पीड हो सकता है चेंज हो रही हो, मैं अपने आप लिख रहा हूँ। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना हो जाता है? वो हो जाता है आपके 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
मान लो ये है, क्लियर है वाली चीज। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये आपसे पूछा गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो बताओ कितना आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये पूछा गया। मतलब क्या पूछा गया हम लोगों से, एंड वी डब्ल्यू, डब्ल्यू जी एट जी डब्ल्यू, एन डब्ल्यू जी, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी। अगर एन डब्ल्यू अपॉन एन जी तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। तो इस हिसाब से आप इसका क्या बताओगे, 13 अपॉन 13/50, 13/15, 17 काटो तो 3/5 आंसर आ गया है ना। तो ये क्या आ गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है, नहीं ऐसा आ गया। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से। और यूनिट कुछ नहीं होती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कोई यूनिट नहीं होती। क्योंकि वो उससे कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। हाँ भैया बताओ क्लियर है इतनी चीज। और जो चीज हमेशा नोन होती है वो आपको याद करने की जरूरत है, कभी भी गिवन नहीं होगा। क्या, एक तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम, वो होते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कभी गिवन नहीं होगी, आपको खुद लगाना होगा। और दूसरी चीज क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल्स टू 1, ये हमेशा आपको गिवन होता है। क्लियर है वाली चीज। कभी भी ये चीज आपको गिवन नहीं होगी, ये आपको हमेशा याद करना होगा। ठीक है, आपको खुद याद करके जाना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो। फिर अब इसके एक आध 2-3 क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई शुरू करें। बोलो। होता है कि नहीं होता, जूम में जूम होता है क्या ऐसे करके? हाँ, जब स्क्रीन शॉट होती है, मतलब शेयर होती है अच्छा, बस इसमें ऐसे नहीं होता। वीडियो में नहीं। वीडियो में से देख लेना इसको। ये है वीडियो 28 मिनट्स पे, 29 मिनट्स पे। स्क्रीनशॉट हो सकता है। हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कौन, लिखो जल्दी से। स्पीड ऑफ लाइट in water, speed of light in water is 1.5 into 10⁸ meter per second. 1.5 into 10⁸ meter per second. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of air with respect to water.
कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर वन बाय टू। 2/1 या 1/2? ये 1/2 1/2 मैं 1/2 हाँ आई नहीं रहा, कैसे करना है? वन बाय कर टू। कर 1/2 शाबाश 1/2 शाबाश 1/2 शाबाश। अरे समाज ही दे रहा हूँ नहीं हुआ। हो गया। किस किस कर रहे हो भैया बता दो अपने आप। दे लक्ष्य लक्ष्य नाम था ना, नहीं हुआ? शाबाश गुड, नहीं हुआ गुड। हाँ भैया क्या है, जैसे हमारे पास हमें पूछा क्या गया पहले तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये पूछेगा। यानी क्या पूछेगा, NW अपॉन NG। क्या कैसे निकालेंगे, VG अपॉन एयर है। ओके, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NW अपॉन NA। भैया वाटर एयर का वाटर भैया एयर Water with with respect to विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे कैसे इसको, NA अपॉन NW या फिर VW अपॉन VA। हमें तो ये निकालना है, हमें गिवन क्या है, स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो यानी क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हम लोगों को मालूम है। तो इन दोनों चीजों से ही हम लोग बस इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? तो VW कितना दे रखा है हमें, 1.5 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितने होते हैं, 3 × 10 की पावर 8। काटेंगे पीटेंगे 1/2 यानी 0.5। आंसर कितना आ गया, 0.5। दिस इज NaW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बताओ क्लियर है कि नहीं है, आता है समझ में? हाँ भाई कार्तिक आया समझ में? ऑनलाइन वालों कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? आदित्य ओके चलो यार, जूम वाले बच्चे एक बार रिजॉइन कर लो जल्दी से तुम लोग। ठीक है। पानी देना पानी ये वाले गुलगोल की है। काफी है। हाँ शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का पक्का? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। The speed of light, if the speed of light, the speed of light in glass, if the speed of light in glass is 1.3 into 10 की power 8 meter per second, 1.3 into 10 की power 8 meter per 1.2 कर लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। If the speed of light in water, sorry, in glass
the speed of light in glass is 1.2 meter per second, is 1.2 meter per second, then calculate the absolute refractive index, then calculate the absolute refractive index of glass, then calculate absolute refractive index of glass. Plain glass. Glass GLA, absolute refractive index of glass. हाँ भैया बाकी बच्चे समझो ध्यान से, जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा तो बताओ क्या मतलब है इसका? With respect With to respect to air. air. बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या जो भी है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये विद रिस्पेक्ट टू एयर अपने आप लगा दिया करना जब भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले, या फिर आपको अगर नहीं मालूम किसके रिस्पेक्ट में है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या लेना है आपको? ग्लास के एयर के रिस्पेक्ट में लेना है। क्लियर है? मतलब आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालना है। बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? 5/3. कितना? 6/5 6/5 5/3। हाँ भैया और बताओ पहले ये 5/2 हाँ, मैं 5/2 आ रहा है। 5/2 है 6/5 5 मैं 5/2 छोटू हाँ 5/2 यस सही होगी चीटिंग। हाँ, 5/2. और करा तो खुद है, देखा ही था ना। नहीं देखा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुड बॉय। यार तू बैठेगा इतने हो गए नहीं आया भाई सर में 5/2 नहीं आया? कर ट्राई कर, बहुत टाइम है अभी तो। फिर वही बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा गया तो पहले क्या लिखो? NGA यानी NG अपॉन NA यानी VA अपॉन VG। इस टाइप से आपको ये लिख देना है। बात समझ में आती है? अब अगर ये लिख दे, अब आप देख लो भैया क्या क्या वैल्यूज दे। आपको तो इसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे आप इससे निकालना चाहो इससे निकाल दो, इससे निकालना चाहो इससे निकाल दो। हमें स्पीड गिवन है तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है? 1.2 10 की पावर 8। 8 से 8 कैंसिल और 1.2 से 0 ऊपर गया, 3 से गया 10 बार, 3 से गया ये 4 बार, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 2 बार, 5/2 यानी 2.5 आंसर। क्लियर है वाली चीज? इस तरह से आपका हो गया। बताओ आया सर में? नेक्स्ट क्वेश्चन पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन है? ओके तो परेशानी पक्का? गुड। इस समय वीडियो का टाइमिंग चल रहा है आपका 38 मिनट्स 20 सेकंड्स 21 सेकंड नहीं 22 सेकंड्स 23 24 हाँ 38 मिनट्स है बस। क्लियर है? आगे लिखेंगे एक और क्वेश्चन इसी बात पे। सोच रहा हूँ। हाँ भाई इतना सर में आ गया क्वेश्चन है तो फिर आगे शुरू करते हैं। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली चीज सर में आ गया। मैं फिर बात आती है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दो तरीके के लॉज होते हैं। क्या हो गया? टाइम बहुत है अभी तक, चलता 15 मिनट है यार, चल मारा आराम से। हाँ नेक्स्ट क्या है आपका? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमारे पास जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे दो तरीके के। पहला क्या था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बताओ। एंगल सब सेम बिल्कुल गलत, एंगल वाला नहीं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल गलत, शाबाश। पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज ऑन द सेम। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तुमने सही बोला, तो मैंने तुम्हारा गलत नहीं बोला। हाँ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम, ये पहला लॉ है। ये दोनों और यही आपका रिफ्रैक्शन का भी पहला लॉ बन जाता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन।
सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है भाई? ये थोड़ा सा लंबा से डेफिनेशन है इसकी। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ ऐसा यानी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always constant for a given pair of media, for a given pair of media. For a given pair of media, किसी भी मीडियम के लिए अगर हम पेयर ऑफ मीडिया, तो मीडिया क्या चीज होती है वो समझा देता हूँ। मीडिया मतलब क्या होता है? प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम जो होता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम इज कॉल्ड एज मीडिया। ध्यान रखना इस चीज का। मतलब अगर मान लो मैंने यहाँ पे ग्लास और वाटर ले रखा है, ऊपर ग्लास है और नीचे क्या आपका वाटर है, तो ये लाइट अगर मान लो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे कोई मान लो 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आती है? यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 30 डिग्री और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो साइन 30 अपॉन साइन 60 की जो वैल्यू आएगी, साइन 30 अपॉन साइन 60 की जो भी वैल्यू आएगी वो हर जगह क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब अगर यहाँ पे आपका 15 डिग्री पे आया तो यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बनेगा कि यहाँ से इसकी रेशियो की वैल्यू और इसके रेशियो की वैल्यू क्या आएगी आपकी? सेम आएगी। क्या चीज? 1/√3 होता लगा है ना। मतलब क्या है? 30 और 60 का रेशियो सेम रहेगा। साइन 30 अपॉन साइन 60 करना, साइन 15 अपॉन साइन यहाँ पे जो होगा इनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। ये आपका स्लेबर मतलब इसको कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, बस एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अगर आपने ग्लास वाटर लिया तो कभी भी आप कोई सा भी एंगल ले लो, उसका जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा? साइन ए अपॉन साइन आर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? आपके कांस्टेंट आएगी। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। साइन ए अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n12 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? ये बस आपका स्टेटमेंट है। उसी के बाद आपका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक शुरू हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा बहुत समझ में आया? अभी यहाँ तक का जो चीज है वो आपको घर से पढ़ना भी है, चाहे नोट्स में, उस वाले नोट्स में रिफ्लेक्शन है जो मैंने भेजे थे। किसके भेजे थे? बाद में तुम्हारे थे, उसमें रिफ्लेक्शन है। हाँ तो भाई उसमें रिफ्लेक्शन है, वहां से भी एक बार पढ़ लेना। वहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक बहुत लंबा खींचा हम लोगों ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी लंबा खींचा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चंस वगैरह उसमें देखना कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे है। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक इसके से हम लोगों का कौन सा टॉपिक शुरू हो जाएगा? आपका प्रिज्म, वो लेंसेज शुरू कर देंगे हम लोग। बताओ क्लियर है? लेंस वगैरह हम लोग शुरू कर देंगे इसका। लेंस से पहले आती है ग्लास स्लैब। इसमें स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन क्या बनता है? स्नेल्स लॉ के भाई यही क्वेश्चन है, ये स्नेल्स लॉ है सारा। तो उसको लिख के दे देंगे, फिर पूछेंगे क्या है ये? स्नेल्स लॉ नहीं, ये जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन कराए हैं इस टाइप से, ये सारे स्नेल्स लॉ के क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन है स्नेल्स लॉ के क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन बन के कैसा आएगा? मतलब न्यूमेरिकल या फिर सब्जेक्टिव? नहीं, वो तो न्यूमेरिकली टाइप आएगा। न्यूमेरिकल तो ये जो अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब स्नेल्स लॉ पे बेस्ड है। अच्छा, बस उस ये हाँ इस टाइप के है। जैसे आपने कहा था 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आता है वो यही आपका इस पे ही आता है। जो हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स किए वो सारे स्नेल्स लॉ बेस्ड है। क्लियर है? हाँ। और कभी अगर एग्जाम में आ जाए स्नेल्स लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज जो होती है, ये जो है ये क्या कहलाता है? आपका स्नेल्स लॉ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर जो है, साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, ये क्या आपका स्नेल्स लॉ। अब बात करते हैं एक और टॉपिक छोटा सा रह गया जिसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। हाँ भैया पढ़ाई। अच्छा मजा आ रहा है ना एकदम? इंटरेस्ट आ रहा है? अरे मजा ही आ रहा है आज तो। हाँ इसमें ग्लास स्लैब आप पढ़ लेते हैं, लास्ट टॉपिक है उसका छोड़ देंगे। ठीक है, खुश? यही वाला टॉपिक मुझे आता है? गुड। ये भैया ग्लास स्लैब रखे हुए, ग्लास स्लैब जो रखे हुए हैं, पहली बात तो समझे कांच का टुकड़ा रखा कैसे हुआ है? कुछ इस तरह से रखो जैसे आपके घर में कांच वांच होते हैं, शीशा नहीं कांच, वो आपके जैसे टेबल वगैरह पे बिछा हुआ है। तो ये जो आपकी साइड में जो ग्रीन वाला पोर्शन होता है, हरा हरा दिखता है एक तरफ से, है ना? वो ये हरा वाला पोर्शन है, ये जो उन्होंने इतना मोटा सा बना दिया। ये कांच ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये कांच ऐसे रखा हुआ है। बस इतने से में दिख नहीं पाता, इतने पतले से में, तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया। क्लियर है वाली चीज? ये है आपका।
तो इसके अंदर क्या देखा गया, जब भी आपके पास यहाँ से हम लोग एक रे ऑफ लाइट डालेंगे तो उसको जाना तो सीधा था ऐसे करके, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो एकदम सीधे 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 ऐसे निकल जाती। यहाँ पे क्या आपका एयर है, ये क्या आपका ग्लास है, फिर से क्या आ गया आपका यहाँ पे एयर आ गया। तो पहले रेयरर से डेंसर जा रही कि डेंसर से रेयरर जा रही है? नॉर्मल के पास है, नॉर्मल से दूर? नॉर्मल के पास। नॉर्मल के बाद तो ये लाइन जो है ये नॉर्मल के पास है, नहीं ये कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी। और तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका आई, और ये क्या हो जाएगा आपका आर, वन बोलते हैं हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे फिर से हम लोगों ने नॉर्मल बनाया, यहाँ पे फिर से उसको, अब वो ग्लास से एयर में जा रही है तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल बनाना पड़ेगा। जाती वो ऐसे, लेकिन वो डेंसर से रेयरर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, अवे दी नॉर्मल है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे दी नॉर्मल, तो कैसे जाएगी, थोड़ी सी इस तरह से जाएगी। और ये देखा गया कि ये वाली जो रे है इस वाली रे के हमेशा क्या होती है, आपके पैरेलल होती है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लेटरल डिस्टेंस है लेटरल इनवर्जन है एक बार बता दो भाई क्या बोल रहा है, बता उसको। लेटरल इनवर्जन डिस्प्लेस दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये कि मतलब लाइट को जाना था ऐसे लेकिन वो इधर शिफ्ट हो गई है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। या फिर एक और वर्ड है इसका, बताओ, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों वर्ड इसके। लेटरल इन्वर्जन ये नहीं होता। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है बताओ भैया? ये उल्टा दिखना शीशे में। शीशे में उल्टा मतलब सिर का पैर दिखना, पैर का सिर दिखना। नहीं ये लेफ्ट Right. राइट बिल्कुल सही बात। लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना इज कॉल्ड एज लेटरल इन्वर्जन। ये किस, इसका एक एप्लीकेशन क्या है आपका, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस हाँ भैया, एम्बुलेंस में हमेशा कैसे लिखा जाता है, लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा मत बोलना, लेटरली इनवर्जन लेटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है एम्बुलेंस पे। वो क्यों लिखा जाता है भैया, होता क्या है, हम लोग उल्टी चीज आराम से नहीं पढ़ सकते हैं मालूम है इसका रीजन, हाँ उल्टा क्यों लिखा जाता है? वो भैया साइड मिरर में देखते हैं। हाँ, जब हम लोग मान लो अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो और पीछे कोई एम्बुलेंस है तो आपको शीशे में दिख जाएगा सीधा होके कि भैया वो क्या है, आपका एम्बुलेंस लिखा हुआ है। उल्टा लिखा होता तो हम लोग जल्दी से नहीं पहचान पाते, लेकिन अगर सीधा सीधा लिखा है तो हमें पता चल जाएगा एम्बुलेंस, और हम लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ी सी साइड हो जाएंगे। बल्कि ऐसा कोई नहीं कहता और उसके साथ साथ तेज चलते, चल मैं भी तेज चल रहा, तू भी आजा पीछे पीछे, जाम खाली हो जाएगा, ठीक है, उस तरह से कहते हैं। तो वो क्या है, आपका लिटरल इन्वर्जन है। इस पे असर्शन रीजन वाला टॉपिक बन सकता है। बात समझ में आता है कि नहीं आता? एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा जाता है, प्रोसेस का क्या नाम कहलाता है आपका, लिटरल इन्वर्जन। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, ठीक है। और रीजन क्या लिखा जाएगा, टू गेट इजी पास या टू गेट द क्या बोलते हैं, एक्चुअल इमेज या एक्चुअल इमेज भी नहीं, क्या बोलेंगे, टू रीड टू गेट द एक्चुअल इमेज ऑफ द एम्बुलेंस, इस टाइप से आपका लिखा जाएगा। तो वो उसका रीजन है। इसको उल्टा इसलिए लिखा जाता है जिससे रेयर व्यू मिरर में आपको क्या दिख सके, एकदम सीधा दिख सके। बात समझ में आता है? ये इसका रीजन बन जाएगा। इस टाइप से देखो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने हिंट दे दिया कि यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये इस प्रोसेस को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये जो शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ आना, उसको हम लोगों ने क्या बोला, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तीन वर्ड अलग अलग है, लेटरल शिफ्ट अलग है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट अलग है और लेटरल इन्वर्जन अलग है। लेटरल इन्वर्जन ये वाला प्रोसेस है, लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट बात एक ही होती है। ये ग्लास लैब में होता है। बताओ यहाँ तक समझ में आता है कि नहीं आता? इस तरह से हम लोग यहाँ इस वाले टॉपिक को आज इतना ही रखते हैं। कल को हम लोग क्या करेंगे, लेंसेज वगैरह पढ़ेंगे। ओके सर, ओके, पक्का? जाओ भागो यहाँ से, आज के लिए इतने बाकी करते हैं। और भैया जो मैंने बताया है वो पढ़ते रहना, घर पे तैयारी पूरी रखना, ठीक है। और वैसे भी ये टेस्ट हो या ना हो, वैसे भी अपने बाकी सब्जेक्ट की तैयारी पूरी रखो, ठीक है। 10-12 दिन बच्चे, ज़्यादा दिन नहीं बच्चे। नमस्ते नमस्ते।